हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ऑल अबाउट यूपीएससी, जिसमें मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि यूपीएससी होता क्या है। एंड मैंने देखा कि उस वीडियो के बाद आप बच्चों ने बहुत ज़्यादा रीच आउट करा, कमेंट सेक्शन में भी कहा और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी कहा कि दीदी हमें यूपीएससी का सिलेबस जानना है। तो आज के क्लास में मैं आपको वही बताने के लिए आई हूं कि यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसी चैनल पर एक लेक्चर पड़ा हुआ है ऑल अबाउट यूपीएससी नाम से, उसे देखो। एंड उसके बाद अगर आप सिलेबस को और इन डिटेल समझना चाहते हो तो हम यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस के साथ ही साथ आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये भी पूछ रखा था कि दीदी हम अभी से तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए अभी से। तो मैंने थोड़ा बहुत उस टॉपिक पर भी आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करी है इस लेक्चर में। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर और देखते हैं थोड़ा इन डिटेल कि सिलेबस क्या होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर था ना कि हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है ना। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है जिसमें दो पेपर होते हैं हमारे, एक होता है जीएस और एक होता है सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं हम उसे। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद हम जाते हैं मेंस का एग्जाम देने के लिए, जहाँ पे 9 पेपर होते हैं हमारे जो कि रिटन होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू, फिर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ये लोग ऐड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारी रैंक क्या आई है। बेस्ड ऑन दैट हमें अलग अलग सर्विसेज दिए जाते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं इसे, तो हमने पढ़ा 2 पेपर होते हैं इसमें, है ना। एक तो क्या है, जीएस पेपर 1। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने का होता है ये पेपर, 200 मार्क का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा ये पेपर सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे, 2 आवर्स। ओके, सिमिलरली हमारा उसी दिन एक और पेपर होता है जिसको हम कहते हैं सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, इस टेस्ट में हमारा एप्टीट्यूड चेक करा जाता है। इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 80। ठीक है, और मार्क्स कितने मिलते हैं, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और टाइम कितना दिया जाता है, सेम 2 घंटे ही हमें दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप में से काफी सारे बच्चों ने ये भी पूछा था कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हाँ, बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.33 मार्क्स आपके कट किए जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सीसैट के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। जैसे जो पहला हमारा पेपर है GS1, उसमें तो क्या होता है, कट ऑफ निकलती है, आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा होने चाहिए तभी आप पार कर पाओगे, है ना। सीसैट जो होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसकी कोई कट ऑफ नहीं निकलती। आपको ओवरऑल सीसैट में 33% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ठीक है, मिनिमम 33% आपको लाना है तो आप पास हो जाओगे। बस इतना ही करना होता है सीसैट में, क्योंकि ये लोग बस आपके एप्टीट्यूड को बस चेक कर रहे हैं। 33% से ज्यादा है तो बस बढ़िया है। ठीक है, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होता है। अगर आप देखो तो पूरा इंडिया compete करता है यूपीएससी के इस एग्जाम में, सीएससी में, तो उस क्राउड को थोड़ा स्क्रीन करने के लिए, कम करने के लिए ये प्रिलिमिनरी राउंड हमारा होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और सिलेबस के बारे में समझते हैं। जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है, तो करंट इवेंट्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, आई वुड से कि सारा खेल ही करंट अफेयर्स का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पूरे आपके यूपीएससी सीएससी के जर्नी में। नो डाउट स्टैटिक पोर्शन आता है। स्टैटिक पोर्शन मतलब ऐसा कोई टॉपिक जो हमारे डायरेक्ट बुक से है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से है, जो चेंज नहीं हो सकता। पर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो हमारा सिलेबस का पार्ट है। करंट इवेंट्स जो कि हमारे कंट्री के लिए और इंटरनेशनली जो इंपॉर्टेंट है वो करंट इवेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है,
इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस शुड बी ऑन योर टिप्स, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 11th में आपको पढ़ाया भी जा रहा है ना। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हमारा, पंचायती राज, हमारे पब्लिक पॉलिसीज, हमारे पास जो राइट्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड जनरल इश्यूज, इसमें आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में। ओवरऑल जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पावर्टी, गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के जो इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स हैं, दैट ऑल शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। ये हम पेपर 1 की बात कर रहे थे। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 मतलब अपना सीसैट एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, ठीक है, आपके जनरल मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं क्लास 10th के लेवल का जो मैथ्स वगैरह होता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब चार्ट, ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगेन ये आपको ऐसे घबराना नहीं है कि मैथ्स भी आती है क्या दीदी इसमें, ठीक है, मैथ्स से तो बचने के लिए आए थे। तो मैथ्स देखो बेसिक क्लास 10th तक का जितना आपको आता है उतना काफी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करा जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपका सीसैट पेपर 2 का सिलेबस होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देख लिया। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में क्या होता है, 9 पेपर आते हैं और प्रीलिम्स हमारा, ठीक है, ये यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होता है ना, अपने 4 ऑप्शन होते हैं, एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। पर यहाँ मेंस का जो पेपर है दिस इज सब्जेक्टिव, ठीक है, तुम्हें आंसर शीट भर के आना है, आंसर लिख कर आना है, ठीक है। तो 9 पेपर होते हैं हमारे, ठीक है। पेपर ए जो होता है वो किसी भी इंडियन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड आप कर सकते हो, ठीक है, तो 300 मार्क्स का आता है ये। पेपर बी इंग्लिश होता है, 300 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा पेपर होता है हमारा, ठीक है, पेपर 1 उसे कहा जाता है, ऐसे होता है वो, ठीक है, तो ऐसे राइटिंग हम इसमें करते हैं, 250 मार्क्स का आता है, ठीक है। एक होता है जीएस स्टडीज 1, ठीक है, जीएस 1 जो कि 250 मार्क का आता है, जीएस 2 250, जीएस 3 250, जीएस 4 250। अब ये सब होता क्या है, जीएस 1 से लेकर 4 तक क्या क्या इसमें सिलेबस होता है सब अभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो हम चुनते हैं, ठीक है, तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हम चुनते हैं उसके ऊपर बेस्ड 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, दोनों 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये हमारा पूरा रिटन इसमें पेपर होता है, ठीक है। अब एक एक करके सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश तो तुम्हें फिर भी समझ आ गया क्या है, ये हमें थोड़ा अजीब लग रहा है ना आपको कि जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 सब्जेक्ट क्या है इसका, है ना। तो जीएस 1 में हमारा टॉपिक क्या होते हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडिया के हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। जीएस 2 में क्या आता है, गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इंडिया और बाकी कंट्रीज के रिलेशंस को एनालाइज करना, इस टाइप के क्वेश्चंस जीएस 2 में आते हैं। जीएस 3 में टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में से जीएस 3 में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और जीएस 4 में क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, एथिक्स, ठीक है। एथिक्स में जैसे अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्या चीज करना सही है क्या गलत है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब जीएस 4 का वो है। तो मेन दिक्कत आई थिंक बच्चों को यहीं पे आ रही होगी कि जीएस 1 से लेके जीएस 4 का सिलेबस क्या है, कौन से चीज के ऊपर पूरा पेपर लिखना पड़ता है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं,
ठीक है, चलो अब हम ऑप्शनल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या ले सकते हो। ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चों ने ये पूछा कि दीदी हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अगर हम लोग आईएएस बनना चाहते हैं। तो आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, यहाँ तक तो आपने बहुत बढ़िया करा। ठीक है, आगे आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज में डिग्री लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ही लेना है तभी आईएएस बनोगे, पॉलिटी ही पढ़ना है तभी आईएएस बनोगे, नहीं। लोग इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस बनते हैं, लोग डॉक्टर बनने के बाद आईएएस बनते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है यू कैन परस्यू दैट। ठीक है, और आप उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल रखकर मचा सकते हो। ठीक है, या फिर एक और पता है चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी हमने पढ़ा GS 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हिस्ट्री तो काम आ ही रही है ना, और पॉलिटी तो काम आ ही रहा है, ज्योग्राफी तो काम आ ही रहा है। एंड एज ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट हमारे एकदम मस्त होते हैं, है ना, हमारे टिप्स पर होते हैं ये सब्जेक्ट्स। तो आप इनमें से ही किसी सब्जेक्ट को अपना वो भी बना सकते हो, ऑप्शनल भी बना सकते हो। ठीक है, नो डाउट आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सेम सिलेबस आएगा, इन डिटेल पढ़ना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, पर हाँ इस तरीके से आप अपना बर्डन थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो, ये सारे ऑप्शनल हैं, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट एज ऑप्शनल ले सकते हो, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं ना तो वो बॉटनी या जूलॉजी टाइप की चीज़ों को ऑप्शनल रख लेते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी होते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, इसके अलावा अपना हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी, अगर मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स को रख लो ऑप्शनल में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लिटरेचर में आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को भी आप रख सकते हो अपने ऑप्शनल में। ओके, अच्छा मुझे ना यहाँ पे सोशियोलॉजी देखकर एक चीज़ याद आई, आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं कि दीदी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ा लो, है ना, तो मैं क्लास के एंड में उससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगी। ठीक है, कि क्या सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का क्या सीन है इस चैनल पर। ओके, चलो तो नेक्स्ट इंग्लिश का भी पेपर होगा, है ना, और इंडियन लैंग्वेज का भी एक पेपर होगा। तो उन दोनों का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, समरी लिखना, ठीक है, वोकैबलरी को यूज करना और शॉर्ट एसेज, ये आ सकते हैं। इंडियन लैंग्वेज का भी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है, कॉम्प्रीहेंशन, समरी, वोकैबलरी, शॉर्ट एसे और ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश में कुछ दे रखा उसे इंडियन लैंग्वेज में चेंज करना, इंडियन लैंग्वेज में कुछ दे रखा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। अगर आप अभी से ही, तो मैं मान के चल रही हूँ कि क्लास 11th के बच्चे देख रहे हैं ज़्यादातर इस वीडियो को, तो अगर आप अभी से ही स्कूल लेवल से ही तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ। अभी आपने सिर्फ सिलेबस सुना है, ठीक है, वो भी ऊपर से आपने पता करा है कि हाँ ये सब सिलेबस है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ ताकि आपको पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। काफी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आपको लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को देखकर लगेगा कि अगर मैं तैयारी कर लूँ ना तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि यूपीएससी के पेपर कितने टफ होते हैं, ठीक है। और पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में मैं एक और चीज बताती हूँ, यूपीएससी के लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़कर जाओ वही आपके ग्रेजुएशन के बाद जब आप पेपर देने बैठो वही आ गया सीधा पेपर में, ठीक है। ये रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देखना स्टार्ट करो। आप अपने डेली रूटीन में 1 आवर निकालो कि मुझे 1 घंटा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप उनके बारे में रिसर्च करोगे, सॉल्यूशंस देखोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो आपको 11th-12th में भी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी रेलेवेंट बुक्स। देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं यूपीएससी की। अगर आज आप गूगल करने बैठते हो ना कि यूपीएससी स्टडी मटेरियल, पता नहीं क्या क्या आपके सामने आ जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, हमें सारी बुक्स नहीं पढ़नी, ठीक है। कोई भी आईएएस सारी दुनिया की सारी बुक्स पढ़ने के बाद आईएएस नहीं बनते, ठीक है। हमें सिर्फ रेलेवेंट बुक को पढ़ना है। और वैसे तो बहुत सारी रेलेवेंट बुक्स होती हैं, पर आपके स्टेज में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके लिए रेलेवेंट बुक्स हैं हमारी 6 से लेकर 12th तक की एसएसटी की एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो पहले ये निपटाओ, और अगर आपने ये कर भी लिया ना तो भी इसी चीज को फिर से करो, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा रेलेवेंट और कोई चीज है ही नहीं आपके यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। दिस इज योर बेस,
ये करने के बाद सोचना स्टार्ट करना कि हाँ यार आईएएस बन के दिखते हैं, ठीक है, पहले इतना करके दिखाओ। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स, लाइक आई सेड कि यूपीएससी में पूरा खेल ही करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा, प्रीलिम में भी हेल्प करेगा। तो अभी से ही न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। एक बच्चे ने कहीं कमेंट कर रखा था कि दीदी 1 साल की ही तो आती है करंट अफेयर्स, तो हम जब एग्जाम देंगे उस टाइम पे 1 साल का करंट अफेयर्स रट लेंगे। ऐसा नहीं करना है यार, ठीक है। तो आदत बनती है, ऐसा नहीं होता कि 1 साल में तुम सब रट लोगे, नहीं, आदत बनाई जाती है। और मतलब कोई ऐसा गारंटी नहीं है, किसने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर का ही आएगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा गारंटीड नहीं है कि 1 साल के अंदर का ही करंट अफेयर्स आएगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ, इससे क्या होगा, करंट अफेयर्स तुम संभाल पाओगे और तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अभी हमने देखा कि इंग्लिश तो चाहिए, प्रीलिम्स में भी चाहिए, मेंस में भी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो इंग्लिश भी सुधर जाएगी, ठीक है। इंग्लिश 11th-12th में भी काम आती है और तुम्हें थोड़ा मतलब नॉलेज भी मिलेगा कि आसपास क्या चल रहा है, क्या करंट इवेंट्स हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट, अपने आप को टेस्ट करते रहो, ठीक है। आपको बहुत सारे अलग अलग साइट्स मिलेंगे जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। मान लो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो और देखो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को टेस्ट नहीं करते ना, हमें लगता है सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, मचा देंगे, टॉप करेंगे, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। बार बार अपने आप को टेस्ट करो ताकि हमें याद आए कि हम लोग प्रिपरेशन में किस लेवल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है। तो रिविजन इज द की टू सक्सेस, और ये सिर्फ यूपीएससी का नहीं है, ठीक है, किसी भी टाइप के एग्जाम में रिविजन इज द की टू सक्सेस। इसलिए मैंने कहा कि अगर 6 to 12 एनसीईआरटी कर भी ली है तो उसे फिर से करो, ठीक है। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा जब मैं आपको 11th में पढ़ाती हूँ तो मैं कई बार कहती हूँ ये हमने 9th में करा है, ये हमने 10th में करा है, पर आपको एग्जैक्ट चीज याद आती नहीं होगी। जब मैं बोलती हूँ तब याद आता होगा कि हाँ 9th में कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, पर ऐसी कच्ची पक्की तैयारी यूपीएससी में तो चलेगी नहीं ना। तो जो पढ़ लिया है उसे बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम रिविजन को देना है, ठीक है। सोचो कितना बुरा लगेगा अगर आप कोई क्वेश्चन देखो और आपको लगे ये पढ़ रखा है पर याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो रिवाइज हमें करना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे यूपीएससी की तैयारी में। ओके, सो आज मुझे आप बच्चों को इतना ही बताना था। मैंने आपको सिलेबस समझाया और थोड़े बहुत टिप्स भी दिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये क्लास कैसी लगी। हाँ, और कुछ और चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। आप में से काफ़ी सारे बच्चे, लाइक आई सेड, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो बेटा एज ऑफ नाउ हमारा ये प्लान नहीं है, हम लोग साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, बट ऑफ कोर्स जब भी ये स्टार्ट होगा मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, ठीक है। चैनल बना ही तुम लोगों के लिए है, तो जब भी स्टार्ट होगा आई विल लेट यू ऑल नो। अभी फिलहाल हमारा फोकस पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। इससे रिलेटेड सारा कंटेंट टाइमली मैनर पर आप बच्चों को मिलता रहेगा। एक और चीज, इकोनॉमिक्स के बारे में काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि दीदी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करो। इकोनॉमिक्स हम आप लोगों को, पढ़ले की टीम आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा एक चैनल है पढ़ले कॉमर्स नाम से, वहां पे हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और वहां पे हम आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हो हमारी निकिता मैम के साथ और इकोनॉमिक्स लव सर के साथ। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का कंटेंट मांग रहे हैं, इंग्लिश का कंटेंट मांग रहे हैं, पढ़ले कॉमर्स में जाओ, वहाँ पे निकिता मैम और लव सर आपकी हेल्प करेंगे। ओके, बाकी हाँ, पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में हम लोग ऐसे ही मचाते रहेंगे। एंड आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो इस चैनल को, दैट इज़ नाइस, दैट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग। सो हाँ, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल हो गई दीदी तुम्हारी, चलो ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं बच्चों। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट अगर आपको ऐसे और भी लेक्चर्स चाहिए तो बताओ किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, चलो बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।